हेलो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज संबंध पे अपन रियल में बात करेंगे। अभी तक क्या था, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है, कार्तीय गुणन और क्या पढ़ा था, क्रमित युग्म। ये दोनों क्या थे, अपने बेस थे, आधार थे। किसके लिए? संबंध को समझने के लिए। संबंध को समझने के लिए ये दोनों अपने आधार थे, क्रमित युग्म। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कार्तीय गुणन। अब थोड़ा सा मैं कुछ एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जिसको आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर हमने क्रमित युग्म को क्यों पढ़ा, क्रमित युग्म को क्यों पढ़ा। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं रिलेशन की बात करूँगा। आज अपने टॉपिक क्या बनेगा, रिलेशन, संबंध। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर राम सीता, ऐसे लिख दिया। और भी कुछ हो सकते हैं, राम भरत भी लिख सकते हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि राम सीता संबंध था, इन दोनों के बीच में कोई संबंध था, पति और पत्नी का। आप राम सीता मैंने लिखा हुआ है, तो इन दोनों में क्या संबंध है, पति, ये है पति, ये क्या है, पत्नी है। बात समझ में आ गया। यहाँ पे इन दोनों में क्या संबंध है, राम और भरत, ये दोनों क्या थे, भाई थे। ये दोनों क्या थे, भाई थे। मतलब संबंध को आप समझोगे तो उसमें कितने की जरूरत होगी, दो की। किसी के बीच में संबंध बताना हो, रिलेशन बताना हो, तो आपको कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, दो की। दो रहेंगे तो संबंध बनेगा। अकेले का खुद का कोई संबंध नहीं होता है, होगा। अकेला मैं खड़ा हूँ, अब संबंध क्या है, पता नहीं क्या है, हमें क्या मालूम है। हाँ, अगर जो मेरे साथ कोई बगल में खड़ा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो गुरु शिष्य का हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। मेरे बड़े भाई हैं तो वो मेरे, इन दोनों में क्या होगा, भाई का संबंध हो जाएगा। तो मतलब संबंध बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए या संबंध स्थापित करने के लिए कितने आदमी की जरूरत होती है, दो की। जैसे यहाँ पर राम सीता है, यहाँ पर राम भरत है, इसमें भाई का रिश्ता है, इसमें पति और पत्नी का रिश्ता है। आपने देखा होगा क्रमित युग्म, क्या देखा होगा, क्रमित युग्म। उसमें भी आपने देखा होगा आपको केवल दो मिलते थे। क्या मिलते थे, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, यही था। मतलब अब क्या होगा, अब हम ये जो क्रमित युग्म समझ रहे थे, अब देखेंगे कि ए और बी में, ए और बी में क्या संबंध है। देखो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि राम सीता लिखा हुआ है, तो दोनों में संबंध है, पति और पत्नी का संबंध है। राम भरत लिखा हुआ है, इन दोनों में भी कोई संबंध है, भाई का संबंध है। तो इसका मतलब कि जो ए कॉमा बी हमने क्रमित युग्म में लिखा था, ए कॉमा बी, जो हम चाहे ए कॉमा बी लिखते थे या एक्स कॉमा वाई लिखते थे, इन दोनों में कुछ संबंध होता है, आपस में कुछ क्या होता है, संबंध होता है। अब उसी संबंध पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा कुछ भी, उसी पे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे इसको और समझने के लिए आप ध्यान से समझो। मान लीजिए अपने पास कुछ लिखा हो, मान लीजिए ऐसे कुछ लिखा, एक क्रमित युग्म में लिख रहा हूँ, क्रमित युग्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x कॉमा वाई। क्या लिख रहा हूँ मैं, x कॉमा वाई मैंने लिख दिया। जहाँ आपका x और y कोई वास्तविक संख्या हो, क्या हो, वास्तविक संख्या है। मैंने एक क्रमित युग्म में लिखा है, क्या लिखा है, x कॉमा वाई, क्या लिखा है, x कॉमा वाई। अब वहाँ पर आप, मैंने बोला है कि x कॉमा वाई क्रमित युग्म है, जहाँ आपका x और y कोई क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है x और y। अब यहाँ पे इन दोनों में संबंध क्या हो सकता है, इन दोनों में संबंध क्या हो सकता है, कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं पहले नंबर पे बात करूँ, ये हो सकता है कि ये जो x होगा वो y से ज़्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 5,6, तो यहाँ पर देखिए 5,6 नहीं, 6,5 जैसे लिखा हुआ है। मान लो यहाँ पे मैं लिख दूँ 6,5, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 6 का मान क्या है, 5 से ज़्यादा है, ये हो सकता है। दूसरे नंबर पर कुछ इस टाइप से भी हो सकता है कि x y से ज़्यादा कम हो जाए, x y से क्या हो जाए, आपका कम हो जाए। जैसे कि 5,6 लिख दो, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 जो हो गया वो 6 से क्या हो गया, कम हो गया।
कुछ संबंध इस प्रकार से भी बन सकता है कि जहाँ पर आपको दिख जाए x बराबर y, मतलब आप 5,5 लिख दो, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 और 5 आपस में क्या है, बराबर है। तो अभी तक हमने जो क्रमित युग्म पढ़ा था बस सिंपल पढ़ा था, जिसमें क्रम का ध्यान रखते हैं, जिसमें क्रम का ध्यान रखते हैं उसी को क्रमित युग्म बोलते हैं। अब यहाँ पर हम इन दोनों में, ये जो क्रमित युग्म एक मिला हुआ है, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है। तो इसमें कई सारे संबंध, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझा रहा हूँ कि आपके बीच में कोई लिख बोल दे x, y वास्तविक संख्या है, तो इनमें संबंध क्या हो सकता है। ये हो सकता है कि जो पहले नंबर पे लिखा हो दूसरे नंबर से बड़ा हो, कोई एक संबंध ये बन गया। ये भी हो सकता है कि दूसरे नंबर पे जो लिखा हो पहले नंबर वाले से बड़ा हो, या हो सकता है दोनों आपस में बराबर। यही 3 संबंध बन सकते हैं, और भी बनेंगे, लेकिन ये नॉर्मल अपन बात कर सकते हैं जो कि हमें समझ में आ रहा है। ये हो गया। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे संबंध दे दे कि, अब जैसे यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं, और जैसे आपको कहीं पे लिखा हो, ये लिख भी सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लिख नहीं सकते हो, लिख तो सारे लेना जो मैं लिखवा दे रहा हूँ। जैसे मान लो x से y का संबंध है। क्या है, मैं क्या लिखा हूँ बोर्ड पे, x से y का संबंध है। x से y का संबंध है या y का x से संबंध है, मतलब x और y का संबंध है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। x संबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेशन। संबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेशन। उसका केवल कैपिटल R लेंगे। क्या लेंगे, कैपिटल R, स्टार्टिंग वाला। x का अब संबंध न लिखकर मैं इसको इतना नहीं लिखा जाएगा। अपन इतने आलसी हो चुके हैं आज की दुनिया में कि सब छोटे काम करते हैं। फेसबुक को फेसबुक न बोल के क्या बोलते हैं, FB बोलते हैं। FB मतलब फेसबुक। छोटे छोटे काम करते हैं। तो ये इतना कोई नहीं लिखेगा कि x से y का संबंध है, ये काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, x संबंध मतलब रिलेशन, वैसे इंग्लिश में पढ़ता होता है x रिलेशन y। अपन हिंदी वाले हैं तो क्या पढ़ेंगे, x संबंध y, x रिलेशन y। ये हो गया। तो आपको ज़्यादातर इस रूप में मिलेगा कि यदि x और y में कोई संबंध है, x और y में कोई संबंध है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, x संबंध y। अब कहीं पर ऐसा भी हो सकता है x से y का कोई संबंध नहीं है। क्या मैं लिखा हूं अब, x से y का कोई संबंध नहीं है। अब यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि x से y का कोई संबंध नहीं है। तो देखो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान से देखना आप। x का y से कोई संबंध अब नहीं है। अब ये ऐसा रह गया तो इसका मतलब क्या होगा, x का y से कोई संबंध है। अब यहाँ पर जो लाइन मैंने लिखी है वो क्या लिखी है, x का y से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे लिख सकता हूँ, x का y से कोई संबंध नहीं है। इसको काट देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, x का y से कोई संबंध नहीं है। तो ये बेसिक है कि मतलब कोई दो अवयव हैं, क्रमित युग्म में है, इन दोनों का यदि संबंध है, आपस में कोई संबंध है, तो उसको बोलूँगा कि x का y से संबंध है। और यहाँ पर x का y से संबंध नहीं है तो r को क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पर लिख सकते हो राम और सीता का है तो ऐसे लिख सकते हैं बगल में, चाहो तो कि राम का संबंध सीता से है। ठीक है। अगर जो मान लो इस संबंध का नाम भाई दे दे, संबंध का नाम क्या दे दिया, भाई। कुछ भी संबंध हो सकते हैं, कई प्रकार के संबंध होते हैं अपने जिंदगी में। तो मान लो उस संबंध, ये जो आर है, उस संबंध का नाम क्या दे दिया, भाई। तो क्या यहाँ पर राम का सीता से संबंध बन सकता है, सोचो। मैंने संबंध का नाम क्या दिया है, भाई, आर का नाम क्या दिया, भाई। तो क्या राम का सीता से संबंध बन सकता है, नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो पति पत्नी है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये अपना आर का सीता, राम का सीता से संबंध नहीं है जब संबंध का नाम क्या हो, भाई। लेकिन वहां पे बन सकता है, राम संबंध है किससे, भरत से है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में भाई है। तो यहाँ पे देखो उदाहरण मैंने दे दिया, जो मैंने लिखा हुआ था x का y से संबंध है, x का y से संबंध है,
और x का y से संबंध नहीं है। संबंध पे डिपेंड करेगा, सारी कहानी किस पे डिपेंड करने वाली है, रिलेशन पे। उस रिलेशन का नाम क्या है। अभी तो ये जनरल भाषा में बात कर रहे हैं जो अपन रियल जिंदगी में देखते हैं, अभी मैथ में अलग बात करेंगे, ये तो मैथ में यूज नहीं होगा, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि जो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। मैंने संबंध का नाम क्या दे दिया, भाई। मैंने संबंध का नाम क्या दे दिया, भाई। तो राम का सीता से कोई संबंध नहीं होगा, ये तो पति पत्नी है, भाई तो है नहीं, तो संबंध नहीं है, मैंने काट दिया। राम का भरत से संबंध भाई का है, हाँ ये हो सकता है। तो ये गलत है संबंध, ये अपना ये तो काट दिया, ये तो सही है ही। तो इस टाइप से अपन लिखेंगे। अब बात करता हूँ कुछ और एक पॉइंट को। मान लीजिए आपको कुछ इस टाइप से, ये तो समझ में आ गया, कुछ और मैं लेके चलता हूँ। मान लो y और x में कोई संबंध मैं लिखना चाह रहा हूँ, y और x में कोई संबंध लिखना चाह रहा हूँ, तो कुछ ऐसे लिखूंगा r। देखो रोस्टर विधि में भी लिख सकता हूँ और समुच्चय निर्माण विधि में भी लिखा जा सकता है, कोई सभी भी लिखा जा सकता है। तो देखो मान लो मैंने लिखा x, y, संबंध r है, r बराबर ऐसे लिखा जाएगा। अभी परिभाषा अलग बनेगी, लेकिन अभी तो जनरल भाषा में बात कर रहा हूँ। r बराबर x, y है, और जो संबंध है मान लो आपको दे दिया x बराबर वाई स्क्वायर। क्या दे दिया, x बराबर वाई स्क्वायर, ये दे दिया, इसने दे दिया। अब देखो मतलब x जो होना चाहिए y का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। जो भी x होगा वो y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो x लिखा होगा वहाँ पर या तो ऐसे कर सकते हैं कि आप चाहो तो x का स्क्वायर कर दो तो y, चाहे x, मैं इसी को दिखा दे रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ कोई, इसका स्क्वायर करूँगा, ये इसके बराबर मिलना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने 4 लिखा और संबंध लिखा 2 लिखा। क्या ये सही है कि गलत है? तो ध्यान से देखो, यदि ये y होगा, दूसरे नंबर पर y बनेगा, दूसरे नंबर पर y है, ये y है, ये x है। तो देखो y क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। ऐसे आप चाहो, अब धीरे धीरे मैथ में जा रहा हूँ, धीरे धीरे मैथ में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखना ध्यान से, यहाँ पे y का मान दूसरे नंबर पे y होगा, पहले नंबर पे कौन होगा, x होगा। कैसे पता चला, यहाँ से पता चला। पहले नंबर पे x है, दूसरे नंबर पे y है। पहले नंबर पे x है, दूसरे नंबर पे y है। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो y है, अब पहले नंबर पे जो है x है। यहाँ पे y का मान कितना रखेंगे, 2। 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा, 4, और x का मान क्या है, 4। दोनों आपस में क्या है, बराबर है, मतलब संबंध सही है। मान लो मैं ये लिख रहा हूँ 3 संबंध 9, 3 संबंध 9 लिखा मैंने, ये सही है कि गलत है? तो y का मान कितना है, 9। 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, 81 बनेगा, 81। इधर क्या लिया है, 3 लिया है। तो मतलब ये क्या है, दोनों का संबंध नहीं है। इसके अनुसार यदि मैंने यही ऐसा लिखा होता 9 संबंध 3, 9 संबंध 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, 9। लेकिन यदि आपने 3,9 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये संबंध में नहीं है। बात समझ में आ गई? ऐसे बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। मान लो मैंने लिख दिया 5 संबंध 2, 5 संबंध 2, क्या सही है कि गलत है? y का मान 2 रखो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया, क्या मिलेगा, 4। इधर क्या लिखा हुआ है, 5। मतलब दोनों में संबंध नहीं होगा, दोनों में संबंध नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे कहानी चलाता हूँ। इतना समझ में आ गया कि संबंध में है तो r आएगा, संबंध में नहीं है तो क्या आएगा आपका, r को अपन क्या करेंगे, काट देंगे। फिर आगे की बात करता हूँ। अब धीरे धीरे अपन संबंध की परिभाषा पर जाएंगे। अभी तो परिभाषा हमने देखी ही नहीं है, अभी तो मैंने ये देखा है कि हाँ, किन्हीं 2 क्रमित युग्म के प्रथम घटक और द्वितीय घटक में यदि संबंध है, प्रथम घटक और द्वितीय घटक में कोई संबंध है तब तो r से लिखेंगे। यदि प्रथम घटक द्वितीय घटक में कोई संबंध नहीं है तो r को क्या करेंगे, काट देंगे, ये संबंध में नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि इसकी संबंध की परिभाषा वो क्या बनेगी और कैसे बनेगी। मेन तो कहानी इस पे है। अभी तो हम तो ये समझ रहे थे कि जैसे राम सीता का देखा उदाहरण, उसमें हमने संबंध देखा, कुछ भाई का संबंध नहीं था तो मैंने कैंसिल कर दिया था, काट दिया था, और भाई का संबंध था राम भरत में तो r रहने दिया था। अब मान लो मैंने कोई समुच्चय लिया a,
क्या लिया मैंने, कोई समुच्चय लिया ए, उसमें कुछ नंबर मैंने लिख दिया 1 2 3 लिख दिया, बात समझ में आ गई। अब मैं निकाल रहा हूँ ए क्रॉस ए, क्या निकाल रहा हूँ, ए क्रॉस ए। जल्दी से लिखने का प्रयास करता हूँ, 1 1 2 1 3, फिर क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3, फिर इधर लिख दे रहा हूँ, फिर 3 1 3 2 3 3, ये मैंने लिख दिया, काम हो गया। अब थोड़ा सा आप देखो ध्यान से, तो इसमें क्रमित युग्म ही मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, क्रमित युग्म। अभी हमने संबंध जो देखा हुआ है, आपको एक संबंध स्थापित करने के लिए, एक संबंध स्थापित करने के लिए आपको कितने अवयवों की जरूरत थी, 2 की, देखा होगा। राम सीता संबंध में है तो ठीक है, नहीं है तो काट दिया, नहीं है तो काट दिया। तो आप ध्यान से देखो, जब आप ए क्रॉस ए निकाले हो, ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया, ए कार्तीय गुणन ए कार्तीय गुणन ए। इसमें जितने भी अवयव मिले हैं वो सभी में कितने हैं, 2 2 हैं, मतलब दोनों में ये जो भी मिले हुए हैं इनमें कोई संबंध हम बना सकते हैं, संबंध हम बना सकते हैं। आपने देखा होगा, मैंने अभी पहला उदाहरण लिया था x, y, तो उसमें x का मान y से ज़्यादा हो गया था, y का मान x से ज़्यादा हो सकता है, या x और y बराबर होंगे। तो कुछ एक मैं संबंध लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। R1 बराबर, इसी से निकालूंगा, R1 बराबर मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ x, y, जहाँ x का मान y से ज़्यादा हो, और जो आपके x और y कहाँ से निकालने हैं, a से निकालने हैं। ये पूरी परिभाषा बनेगी। R1 कोई संबंध है, क्या है, x, y है, जहाँ x का मान क्या हो, y से ज़्यादा हो, और x y कहाँ से लेने हैं, आपको a से लेने हैं। तो हमने a क्रॉस a तो लिख दिया है। अब R1 में क्या आएगा, R1 में क्या आएगा, तो R1 पे बात करता हूँ। आपको क्या लेना है, R1 में x का मान, इस R1 कोई संबंध है, ये क्या है, संबंध है। जहाँ पर भी R लिखा हो, जहाँ पर भी R लिखा हो वहाँ पर समझो कि क्या है, कोई संबंध है, कोई संबंध है। तो R1 के संबंध, R1 की परिभाषा जैसे आपने देखा होगा, वहाँ पे R को मैंने क्या लिखा था, भाई, R को मैंने क्या लिखा था, भाई, मतलब उस R का नाम, संबंध का नाम क्या था, भाई का। यहाँ पर R1 जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसका नाम क्या है कि आप जो x, y लोगे उसमें x का मान क्या होना चाहिए, y से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर x का मान y से ज़्यादा है। x मतलब पहले नंबर और y मतलब दूसरे नंबर पे, यहाँ पर x का मान y से ज़्यादा नहीं है, ये मिल गया 2, 1, क्योंकि 2 1 से ज़्यादा है, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा 3, 1, 3, 2 भी मिलेगा क्योंकि 3 2 से ज़्यादा है, ये हो गया 3, 3 नहीं मिलेगा, ये तो दोनों बराबर है, ये हो गया R1। अच्छा, इसको एक तरीके से और से लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं तीर आरेख। तीर आरेख, तीर से दिखाएंगे, देखो कैसे दिखाएंगे। संबंध है 2 के लिए चाहिए, बिना संबंध में, संबंध के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, और अपने पास समुच्चय है a और a, क्या दिया है, a और a, तो 1 2 3 1 2 3, ए में क्या है, 1 2 3 1 2, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसी से अपना कार्यक्रम स्टार्ट होगा फंक्शन का, तो आप समझते रहना है। तीर आरेख के द्वारा भी मैं दिखा सकता हूँ, इसको यही नाम दिए होंगे, तीर आरेख। हाँ, कुछ अलग अलग किताबें में अलग अलग नाम लिखा है, लेकिन अपने एनसीईआरटी में तीर आरेख। एक तो सिंपल हो गया, ये कौन सा विधि है, रोस्टर। मैंने सब कुछ ये देखो, मैं तीनों का नाम लिख ले रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि। आपने देखा होगा समुच्चय निर्माण विधि, ये हो गया। और रोस्टर में क्या लिखते हैं, सब कुछ लिख दिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि। अब यहाँ पे ये क्या, ये जो संबंध लिख रहे हैं, देखो ये भी R1 लिखा है, ये भी R1 है, ये R1 क्या है, समुच्चय निर्माण विधि है, ये R1 क्या है, रोस्टर विधि है। ये जो R1 बनाने जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ क्या जा रहा है, R1, क्या जा रहा है, R1। ये क्या है, तीर आरेख विधि। मतलब एक संबंध को लिखने के कितने तरीके बन गए, 3। एक बना समुच्चय निर्माण विधि, दूसरा बना रोस्टर विधि, तीसरा क्या बन गया, तीर आरेख विधि। इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। जो पहले नंबर का है, दो का किससे संबंध है, 1 से, 2 का 1 से संबंध हो गया, तीर बना दिया।
फिर 3 का 1 से है तो 3 का मैंने 3 का 1 से बना दिया, फिर 3 का 2 से है, फिर 3 का 1 से हो गया और 3 का 2 से हो गया, 3 का 2 से हो गया। बात समझ में आ गई। अब आते हैं, ये तो फर्स्ट बना दिया मैंने, अब बात करता हूँ सेकंड की। R2 बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? R2। R2 में मैं x, y, जहाँ अब मैं x का मान y से छोटा कर दे रहा हूँ। अभी x का मान y से ज़्यादा लिया था, अब x का मान y से कम कर दूंगा, और जहाँ आपका x और y कहाँ से निकल के आने वाले हैं? A से। तो ये कौन सी विधि लिख दिया मैंने? समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया। किस में लिखा? समुच्चय निर्माण विधि में मैंने लिखा हुआ है। अब इसको रोस्टर में लिखूंगा। किस में लिखूंगा? रोस्टर में। तो रोस्टर में सब कुछ लिखना होता। अब वो अवयव आएंगे जिसमें x का मान y से क्या हो? कम हो। तो देखो यहाँ पे x का मान y से कम है तो 1,2 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा। x का मान y से कम हो, यहाँ ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा। फिर ये नहीं आएगा, x का मान ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ गया। ये कौन सा विधि हो गया? ये तो रोस्टर नहीं, सॉरी, समुच्चय निर्माण विधि। ये हो गया रोस्टर। इसी का तीर आरेख से बना दे रहा हूँ। R2 ये भी है, और बना रहा हूँ तीर आरेख A और A, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ से कौन हो गया? R2। यहाँ से कौन हो गया? R2। इसमें 1 का 2 से संबंध है, 1 का 2 से बना दिया। 1 का 3 से है, 1 का 3 से बना दिया। 2 का 3 से है, 2 का 3 से, ये संबंध मैंने बना दिया। ठीक है। और भी कुछ हो सकता है, जो मैंने उदाहरण लिया था कि x का मान y से ज़्यादा है, y का मान x से ज़्यादा है, तो और तीसरा क्या लिया था मैंने? थर्ड में ले रहा हूँ R3। क्या ले रहा हूँ? R3। फिर तीसरा लिया था x और y क्या है? बराबर है। तो मान लो आपके पास x और y है, जहाँ आपका x और y आपस में क्या? बराबर है, और x और y कहाँ से निकालना है आपको? A से निकालना। ये कौन सा विधि मैंने लिखा? समुच्चय निर्माण विधि लिखा। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? रोस्टर। क्या लिखने जा रहा हूँ? रोस्टर। रोस्टर में मतलब दोनों बराबर हो, मतलब 1,1 आएगा, 2,2 आएगा, और 3,3 आने वाले हैं। दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। इसको आरेख विधि से देख लो, तीर आरेख विधि से। ये हो गया R3, 1 2 3, 1 2 3, 1 का 1 से होगा, 2 से 2 से होगा, 3 का 3 से होगा। इतना हमने बता दिया। अब इन R1, R2 और R3 को ध्यान से देखो, ये कुछ आपसे कहना चाहते हैं। R1 भी कुछ कहना चाह रहा है, R2 भी कुछ कहना चाह रहा है, और R3 भी कुछ कहना चाह रहा है। अब ध्यान से आप देखो तो ये जो R1, R2 और R3 मैं निकाल रहा हूँ, R1, R2 और R3 निकाल रहा हूँ, कहाँ से निकाल रहा हूँ? ये कहाँ से निकल के आएंगे? ये सब कहाँ से निकल के आ रहे हैं आपके? ये A क्रॉस A से निकाल रहा था, देखो तो सब उसी में तो मैं देख रहा था। ध्यान से देखो आप, जो R1 है उप समुच्चय है A क्रॉस A का। देखिए ध्यान से, R1 के सभी अवयव क्या A क्रॉस A में है? हाँ है। बराबर भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे बराबर तो नहीं, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। R2 जो उप समुच्चय है, R2 के सभी अवयव भी आपको A क्रॉस A में मिले हुए हैं। और ऐसे ही R3 भी ध्यान से देखिए तो R3 भी उप समुच्चय है किसका? A क्रॉस A का। तो मतलब R1 क्या था? एक संबंध है। R1 संबंध क्या था? x का मान y से ज़्यादा हो। R2 क्या है? एक संबंध है जिसमें x का मान y से छोटा है। R3 भी एक संबंध है जिसमें x और y क्या है? बराबर है। देखो R1, R2 और R3 कुछ भी हो, लेकिन ये सभी किसके उप समुच्चय दिख रहे हैं आपको? A क्रॉस A में। मतलब यदि कोई संबंध किसी समुच्चय A पर परिभाषित हो, देखो कोई संबंध है, किस पे परिभाषित है? कोई समुच्चय A पर परिभाषित है, तो जो संबंध होगा, जो भी संबंध होगा वो क्या होगा? A क्रॉस A का क्या होगा? उप समुच्चय होगा। परिभाषा यही है। ये सब कहानी मैंने क्यों बताई है? परिभाषा के लिए कि जो को आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगी, कभी भूल नहीं सकते हो आप। ऐसे में डायरेक्ट लिख देता तो कुछ भी नहीं समझ में आता कि आखिर ये क्यों लिखा जाता है। मतलब कि कोई भी संबंध किसी समुच्चय पे परिभाषित है,
कोई भी संबंध किसी समुच्चय पे परिभाषित है तो जो संबंध होगा उसके कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होगा। तो आप समझ गए क्रमित युग्म और कार्तीय गुणन संबंध के लिए क्यों पढ़ा जाता है। क्रमित युग्म इसलिए पढ़ा गया कि उन दोनों में कुछ संबंध बन सकता है। क्रमित युग्म क्यों पढ़ा गया, उन जो दो अवयव आते हैं उनमें कोई संबंध होता है। और कार्तीय गुणन क्यों पढ़ा, क्योंकि जो संबंध होगा वो उसी में से निकल के आएगा, कार्तीय गुणन में से। तो अब मैं परिभाषा लिखूं या ना लिखूं, आप लिख सकते हो कि यदि कोई संबंध R किसी समुच्चय A पर चाहे में परिभाषित है तो आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो, या तो जो संबंध R होगा वो उप समुच्चय होगा, वो उप समुच्चय हो सकता है, उप समुच्चय या उसके बराबर मिल जाए किसके, एक कार्तीय गुणन A के। मतलब जो संबंध होता है, संबंध उप समुच्चय होता है, बराबर हो सकता है A कार्तीय गुणन A के, A कार्तीय गुणन A के। ये है पूरी कहानी। ये सब कुछ बताने का मेन कारण ये था, इतना टाइम मैंने लिया है कि आपको ये छोटी सी लाइन समझ में आ जाए। अब इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा संबंध पे कुछ क्वेश्चन और इसके डोमेन और रेंज होते हैं, प्रांत होते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात किया जाएगा। ठीक है, बाय बाय।